नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 112वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का किया आह्वान। पीएम ने कहा, देश के हथकरघा उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिलाई एक अलग पहचान। पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट परी। उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा, पब्लिक आर्ट हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत। भाजपा हुई हमलावर। कहा, यह हादसा नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हत्या है। छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आईएएस कोचिंग सेंटर में अवैध रूप से चल रही थी लाइब्रेरी। हादसे के 18 दिन पहले दी गई थी स्टोरेज की अनुमति। कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 112वीं कड़ी में असम के चराईदेव मैदान की विशेषताओं का उल्लेख किया। इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के पर्यटन स्थलों का जिक्र किया। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल असम के चराईदेव मैदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। क्या आपने चराईदेव मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेव मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है? चराईदेव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम साम्राज्य पर कहा कि 13वीं शताब्दी से शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा।
चराई देव मैदान के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने से यहां पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। इससे भारत के गौरवशाली इतिहास को लोग बेहद करीब से देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2024 में भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर असाधारण प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गणित ओलंपियाड में भारत के रिकॉर्ड प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल असंख्य युवाओं को प्रेरित करेगी, बल्कि गणित को युवाओं के बीच अधिक लोकप्रिय विषय बनाने में भी योगदान देगी। पेरिस ओलंपिक का शानदार आगाज हो चुका है। पूरा देश दुनिया के पटल पर तिरंगे का परचम लहराने के लिए अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का जिक्र किया। उन्होंने इस ओलंपियाड में भारत के छात्रों के शानदार प्रदर्शन पर एक बार फिर बधाई दी। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। मन की बात कार्यक्रम में मैथ्स ओलंपियाड के युवा विजेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विजेता छात्रों से बातचीत करके उनके अनुभवों को जाना। साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए। मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था। मुझे 6th स्टैंडर्ड में प्रकाश सर के टीचर ने सिखाया था और उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बनाया था। मुझे कुछ सीखना मिला और मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। मैथ्स ओलंपियाड में भारत के प्रतिभाशाली छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया है। गांधीनगर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले विजेता छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने विचारों को साझा किया। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है, तो हमें घर पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमें प्रॉब्लम्स के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं। कभी कभार तो एक प्रॉब्लम के साथ 1 दिन या यहाँ तक कि 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम्स ढूंढनी होती हैं। हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे कनव बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो इस सारी तैयारी में? ये ओलंपियाड HPCSE कंडक्ट कराता है और ये एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफ़ी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं और सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सफ़र मायने रखता है,
सफलता नहीं। और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन छात्रों को भी संदेश देने की कोशिश की जिन्हें मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। साथ ही विजेता छात्रों के माध्यम से उन्होंने जाना कि मैथ्स से दोस्ती कैसे की जाए। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूं और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूं। बहुत से छात्रों को मैथ्स से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए। मैथ्स सब सोचते हैं एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस सोच पाते हैं जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होते हैं। और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है मैथ्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। मैथ्स के इस खेल के लिए काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है। प्रतियोगियों के साथ परिवार को भी मेहनत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से युवा छात्रों को मैथ्स को एंजॉय करने का संदेश देने के साथ ही विजेताओं से प्रेरणा लेने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर लोगों ने कार्यक्रम को सुना। उत्तराखंड के नैनीताल में कार्यक्रम के बाद लोगों ने मन की बात की 112वीं कड़ी को बच्चों के लिए बेहद खास और उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 112वीं मन की बात की है, जिसमें तमाम जो सरोकार है, लोगों से जुड़े हुए सरोकार हैं, या युवा हो या खिलाड़ी हो, तमाम ऐसे लोगों की बात इस मन की बात में करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो मन की बात के श्रोता है उनको इस बात से प्रेरणा मिलती है। अब हमारे साथ तमाम यहाँ पे जो श्रोता थे जिन्होंने मन की बात सुनी है, इस मन की बात में इनको कौन कौन सी ऐसी बातें लगी, कौन सी बात ऐसी है जो ये अपने जीवन में प्रेरणा जिससे लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम श्रोता हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, मन की बात आपने सुनी है, आपको सबसे ज्यादा जो आपको लगा कि ये मन की बात में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायी हो सकता है, ऐसे कौन सी बात लगी? जो प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के लिए मेनली इन्होंने बताया है ओलंपियाड के लिए, वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन है जो कि मैथ्स में बहुत आगे बढ़ेगी, और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया के लेवल पर जो भी काम कर रखा है वो बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को मुझे लगता है कि इससे बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलेगी कि वो भी मैथ्स को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। इंडियन क्राफ्ट को जो वो प्रमोशन दे रहे हैं, दैट्स इनक्रेडिबल। उसमें हमें ये मिल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। टूरिज्म को जो उनका एफर्ट है टूरिज्म के लिए, दैट इज़ इनक्रेडिबल। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा उन्हें धन्यवाद कहते हैं। आपको कौन सी बात? जी, मैम की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्राफ्ट और जो खादी बात चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, इससे हमारी देश की जीडीपी और इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा और हमारे लोकल उत्पाद जो है आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में छात्र युवाओं के लिए हमेशा बात करते हैं, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के छात्र युवाओं या खिलाड़ियों से बात करना कहीं ना कहीं तमाम छात्रों के लिए एक प्रेरणादायी होता है? बहुत अधिक प्रेरणा देता है। उन्होंने आज पर्यटन के संबंध में कहा, वन संरक्षण के संबंध में कहा। वन संरक्षण, पर्यटन, ये कहीं न कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था वो यही था कि छात्रों को ऐसे शिक्षा दी जाए कि वो प्रकृति से जुड़ें, पर्यटन को बढ़ावा दें, व्यावसायिक शिक्षा भी उसी में, सारी चीजें एक ही चीज में इंक्लूड हो जाएंगी। ये जो उन्होंने संदेश दिया बहुत प्रेरणादायक था। प्रधानमंत्री ने जब मैथ्स की बात की, तमाम जो लोग थे उनसे बात की है, तो आपको इस बात से कितने प्रेरणा मिली है? मेरे को प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, क्योंकि वो मैथ्स के लिए बहुत मतलब बच्चों को बहुत आगे बढ़ाते हैं। हर चीज़ में उनको compete करने के लिए हर दूसरे देशों से उनके साथ मतलब जैसे ओलंपियाड वगैरह रखते हैं, जिससे कि बच्चों को मैथ सीखने की प्रेरणा मिले। तो ये थे तमाम वो लोग जो मन की बात यहाँ पर बैठ करके सुन रहे थे, और इनका कहना है कि मन की बात में प्रधानमंत्री जिन भी बातों को कहते हैं वो कहीं ना कहीं जो श्रोता होते हैं उनके अलावा भी तमाम देशवासियों के लिए प्रेरणादायी होते हैं। सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, नैनीताल। राजस्थान में भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। झुंझुनू में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को बेहद प्रभावशाली और प्रेरणादायी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 112वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसे देश भर में सुना गया।
राजस्थान के झुंझुनू में भी बड़ी तादाद में लोग उत्सुकता से, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सुनते हुए दिखाई दिए। हम लोगों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री के जो तमाम सुझाव थे उनको लोग किस तरह से अमल करने वाले हैं और इसे लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैम आप बताएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हमें मालूम चली देश की धरोहरों के बारे में, हथकरघा उद्योग को किस तरह से हमारा जिला भी इस मामले में ओढ़ना जो बनाता, बूंदी बनाने का काम जो करता है, वो बहुत एक्सपर्ट है यहाँ के लोग, और उसको प्रमोशन हम करेंगे। आज की बात को देखकर हमें लगा है ग्लोबल वार्मिंग को भी ठीक करने के लिए जिले में पिछले दिनों व्यापक स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम हमने सब मिलकर किया था। प्रधानमंत्री ने एक नशा मुक्ति को लेकर के एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा जो है अपने मन की बात कार्यक्रम में की है। किस तरह से आप देखते हैं ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा देश के लिए, प्रदेश के लिए? बिल्कुल बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है, जो एक डिपार्टमेंट बनाया है, जो हेल्पलाइन बनाई है, उसके माध्यम से जो युवा पीढ़ी है वो सुझाव लेकर निश्चित तौर पे इस जो दलदल से उभरेगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के झुंझुनू में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा हर घर तिरंगा अभियान जो है वो अब हर जगह घर घर जो है अपनी जगह बना रहा है। निश्चित रूप से हम आने वाले जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर हर घर तिरंगा अभियान पिछली बार भी चलाया था, इस बार भी चलाएंगे। हैंडलूम और करघा उद्योग जो है उसको लघु उद्योग में माना जाता है, और ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने बात कही है। आपको लगता है कि गांव ढाणी जैसे सुदूर क्षेत्रों में जो लोग बैठे हैं, छोटे बड़े रोजगार करते हैं, उनको एक प्रमोट करने का जो जरिया है वो पीएम ने यहाँ पर? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग लोगों से जो बात की है उनको दिखाया गया है, उनके अंदर जो हुनर है उसको राष्ट्र पटल पे लाना, और उस आधार के ऊपर जो ग्रुप है उनको जो सरकार हेल्प करती है, और सरकारी हेल्प लेके वो लोग अपना एक रोजगार पैदा कर सकते हैं, बल्कि ग्रुप बना के बहुत सारे लोगों को रोजगार जो अपने क्षेत्र में कोई विशेष चीज है उसको राष्ट्रीय पटल पे ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर लगाने का जो संकल्प है वो पूरे देश भर में लिया गया, और जगह जगह पर इसका जो स्वरूप है वो देखने को मिला। कैमरा पर्सन राकेश के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, झुंझुनू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीति आयोग की बैठक से बीच में उठकर चले आने से मामला सुर्खियों में आ गया है। इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ममता भले ही कुछ भी बहाने करे, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करना उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी बार बार केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार करती रही हैं। 2014 में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसी प्रकार वे 2015 में भूमि विधेयक पर पीएम के साथ बैठक में शामिल नहीं हुई। 2019 में नीति आयोग की बैठक और एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी बैठक का भी ममता बहिष्कार कर चुकी हैं। 2020 में सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना से निपटने के लिए आम रणनीति तैयार करने हेतु बुलाई गई बैठक तक छोड़ दी। वहीं 2021 में वो कोविड नियंत्रण पर पीएम के साथ हुई सभी बैठकों से अलग रहीं, जबकि दूसरी ओर वो जनता की जान की परवाह किए बिना जनसभाएं करती रहीं। केवल खुद बैठक में शामिल ना होने की बात तो अलग, जब 2021 में पीएम ने 10 राज्यों के डीएम के साथ बैठक की और उत्तरी 24 परगना के डीएम को उसमें बोलना था, तब ममता ने इसे रद्द करवा दिया। 2021 में ही जब पीएम बंगाल दौरे पर गए तो ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और उनके साथ बैठक में शामिल नहीं हुई। ऐसे में स्पष्ट है कि सीएम ममता बनर्जी को केंद्र की बैठकों का बहिष्कार का बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। केंद्र के साथ लगातार टकराव की उनकी राजनीति पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदारी से भरी बयानबाजी भी ममता की आदत बन गई है। उन्होंने हाल में बांग्लादेशियों को शरण देने का बयान दे दिया, जिस पर बांग्लादेश की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। फिर भी ममता बनर्जी अपने बयान पर अडिग हैं और कहा कि वो 7 बार सांसद रही हैं, इसीलिए उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जल भराव के कारण जान गंवाने वाले 3 छात्रों की पहचान हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों के नाम श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि तान्या सोनी तेलंगाना और नेविन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। राजेंद्र नगर थाने में धारा 105
106(1), 115(2), 290 और 35 के तहत FIR दर्ज की गई है। कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग मैनेजमेंट और बिल्डिंग में काम करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर हैं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ हुई दुर्घटना में मरने वालों में यूपी के अंबेडकर नगर जिले की श्रेया यादव भी हैं। श्रेया के शव को दिल्ली के RML में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी श्रेया यादव के गांव हासिमपुर बरसावा में पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया। श्रेया यादव के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। श्रेया यादव 2 भाइयों में इकलौती बहन थी। पढ़ने में बेहद होनहार श्रेया सुल्तानपुर से एग्रीकल्चर विषय से BSc करने के बाद दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उन्होंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की कोचिंग सेंटर में कल रात बारिश का पानी भरने से 2 छात्राओं की मौत हुई। उसमें से एक श्रेया यादव है, जो अंबेडकर नगर की रहने वाली। उस परिवार में जब ये घटना की सूचना पहुंचती है, किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, देखने वाले है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है यहाँ शोकाकुल है। और बताया जाता है कि इतनी होनहार छात्रा थी श्रेया यादव, जिसके सपने थे, लेकिन वो सारे सपने चकनाचूर हो गए एक लापरवाही की वजह से। बेसमेंट में पानी भरने से श्रेया यादव की मौत हो गई है और पूरा गांव यहाँ शोकाकुल है। जिस तरह से घटना हुई है, वाकई दिल को दहला देने वाली है। प्रदीप मौर्य, DD न्यूज, अंबेडकर नगर। मृतक छात्रा के भाई ने घटना को लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में इससे पहले भी जलभराव की घटना हो चुकी थी। जो दुर्घटना हुई है, ये पूरी सरासर कोचिंग की लापरवाही है। अगर उसकी लापरवाही नहीं होती तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती, क्योंकि उसमें एग्जिट डोर नहीं है, कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक डोर थे, उसके बायोमेट्रिक लॉक थे। जल भराव कई बार हो चुका था कोचिंग में, तो पहली बार नहीं था। तो पहले जल भराव होता था तो कोचिंग में छुट्टी हो जाती थी, रात में अधिकतर होता था या मॉर्निंग में होता था। तो इस बार जो है छुट्टी के टाइम पे हुआ, छुट्टी से थोड़ा पहले हुआ, तो बच्चे निकल नहीं पाए। एक ही बहन थी हमारी और 2 भाई। वो पढ़ने में अच्छी थी, उन्होंने टैलेंट दिखाया था कि मैं यूपीएससी क्लियर कर सकती हूँ, तो उसको वहाँ भेजे थे हम लोग। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस घटना पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। हमारे साथ तपस भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, पराक्रम शेखावत जुड़े हुए हैं और अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, कई गिरफ्तारी इसमें हुई है, किस तरह से आगे की जाँच चल रही है? जी देखिए, इस वक्त जो हमें खबर मिली है कि 2 गिरफ्तारी तो हो चुकी है। जो राव स्टडी सेंटर के जो CEO है, चेयरमैन, उनको हिरासत में लिया गया है। और जो एक और खबर आ रही है कि 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया। अभी उस पर ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ देर में शाम तक एक ऑफिशियल बयान आएगा। FIR की कॉपी भी हमें तब तक मिल जाएगी कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है, तो वो हमें पता चलेगा। तो मैं अभी इस वक्त ये रमा मुखर्जी नगर में आपको दिखाना चाहूँगा। मुखर्जी नगर में ये जो पूरा का पूरा लेन देख सकते हैं, ये पूरी जो गली देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी गली, यहाँ पे ऊपर रहते हैं लोग और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप की गई है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में उसमें ज्यादातर जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट तैयार किया गया है, और जिससे कि यहाँ पे एक दबाव पड़ता है, एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दबाव पड़ता है, और यहाँ पे किस तरीके से लापरवाही ना हो, इसके लिए मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी हमारे साथ हैं। इनसे एक आइडिया लेते हैं कि क्या इनका मानना है। आप लोग दूर दूर से आए हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये जो अभी खबर आई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, यहाँ पे वो सुविधाएं मिल रही है आप लोग? नहीं, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। हमारे पेरेंट्स हमें हम बहुत दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर भेजते हैं पढ़ने के लिए। जैसे लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं कितने घंटे, 4-4, 8-8 घंटे, और यहाँ पे ऐसे हादसे हो रहे हैं जिससे मतलब बच्चों की जान जा रही है, और सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही डराने की बात है। जी।
इतनी ज़्यादा लोगों को ऐसा होता है कि इतनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। आए दिन तो गर्मियों में एसी में आग लग जाती है, बच्चे फंस जाते हैं। अभी ये लाइब्रेरी का केस है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और यहाँ पे ना लोगों को इतना पढ़ाई इतनी महंगी नहीं, इतना यहाँ का रहना महंगा है, और उसमें भी हमें जानवरों जैसा खाना मिलेगा। मैं अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन मुझे और कितने लोग हैं भाई जो खाने के लिए भी तरस रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहिए? जैसा कि इन्होंने बोला, यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो 12 महीने रहती है, पर बारिश में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि मेरे पीजी के सामने ही पानी भर जाता है, तो पैंट ऊपर करके हम लोगों को कोचिंग तक जाना होता है। और भी होता है क्योंकि पानी भर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी लगने का भी डर रहता है ना। पास में खंबे होते हैं, हमको डर लगता है। ऐसा साथ एक हादसा हो भी चुका है, पानी से बच्चा जा रहा था तो खंबे से उसको करंट लग गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो आए दिन डर लगा रहा है। पानी में पता भी नहीं चलता कि गड्ढा है कि नहीं है, गिर भी जाते हैं। बहुत बेसिक सुविधाएं, और यहाँ पे लोग आप देखिए, यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं। मैम आप यहाँ पे रहते हैं, हम देख रहे थे यहाँ पे भी लोगों को तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो ये छात्र यहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ से हम लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है और स्टूडेंट्स बेचारे सड़कों पर परेशान हो रहे होते हैं। ये बहुत दिक्कत की रमा, ये जो आप ये बता रहे हैं, ये सब जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनका ये मानना है कि आप बेसिक जो सहूलियतें, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप उनको कम से कम दीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट दूर दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं, IAS की बिल्कुल कई तरह की समस्याएं हैं और कई तरह की अनियमितताएं भी हैं। बिल्कुल, पराक्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पराक्रम, आप लगातार घटनास्थल से इसे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या कुछ निकल कर आया है, किन किन लोगों पर जिम्मेदारी तय की गई है? देखिए रमा, इस वक्त मैं राउज IAS स्टडी सर्कल के ठीक सामने खड़ा हूं और हम आपको बता दें कि मेरे ठीक पीछे तमाम सारे छात्र हैं, उनका लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ये कल रात से सभी सारे छात्र बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि हमें न्याय दिया जाए, क्योंकि कल की जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर के इन तमाम सभी छात्रों ने 10 दिन पहले से शिकायत की थी कि इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जो बेसमेंट में जो एक पाइप है वो पाइप भी फट गया था, जिसकी वजह से पूरा बारिश का गंदा कीचड़ का पानी वहां पर आया। और रमा, आपको बता दूं कि जो 3 मौतें हुई हैं वो पूरी तरीके से उनकी मौतें हुई है। मतलब आप ये समझिए कि जो गंदा पानी, कीचड़ का जो बदबूदार नाले का पानी था, वो पानी उन बच्चों के मुंह में और नाक में गया, जिसके बाद वो सांस नहीं ले पाए और तड़प तड़प कर उन्होंने दम घोट दिया। मतलब ये दर्दनाक मौत जो हुई है, ये सीधे तौर पर लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की है, सीधे तौर पर लापरवाही यहाँ पर दिल्ली सरकार की। और ये जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार आके कम से कम हमसे मिले, हमसे बात करें। आपको बता दें कि इन छात्रों ने हाल ही में राष्ट्रपति के नाम भी चिट्ठी लिखकर अपने लिए न्याय की मांग की है। और ये जो वो सभी छात्र हैं, और आपको बता दूं रमा, ये जो पूरा इलाका है, सीधे तौर पर यहाँ पर सारे IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और जैसा कि ये जो घटना हुई है, हमने आपको बताया, हमने DD न्यूज ने खबर भी चलाई, हमने सर्टिफिकेट दिखाया, जो सर्टिफिकेट था जिसमें बेसमेंट में स्टोरेज होना था, अकॉर्डिंग टू MCD। बिल्कुल, सभी में रोष है इस पूरी घटना को लेकर, जिस तरह का लापरवाह रवैया अपनाया गया है। अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तापस दिखा रहे थे कि लगातार मुखर्जी नगर में और जगह जगह इस तरह के कोचिंग सेंटर खुल गए हैं कि ऊपर आवासीय स्थान है, नीचे कोचिंग सेंटर हैं, और उसमें जो लगातार नियमों की अनदेखी हो रही है। इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो पहले भी हो चुके हैं। मृतका के भाई का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा पहले भी पानी भर गया था। किस तरह से सीधे तौर पर प्रशासन और वो अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं जिनके पास इनके नियमन की जिम्मेदारी होती है, और क्या वजह है कि कुकुरमुत्तों की तरह जो कोचिंग सेंटर ये लगातार फैल रहे हैं, उसमें नियमन जो है पूरी तरह से अनदेखी की जाती है उसकी? देखिए रमा, जाहिर सी बात है, जब ये कोचिंग के सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं तो बच्चे जो हैं वो देश भर से यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन वो माहौल जो होना चाहिए पढ़ाई के लिए, जो एक सुविधाएं होनी चाहिए, वो उन्हें यहाँ नहीं मिलती है। और छोटे छोटे कमरों में जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अभी कुछ देर पहले हम यहाँ पर हॉस्टल में गए थे, वहाँ पर हमने रूम में गए छात्रों के, हमने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे रूम में 5 बाई 5 के कमरे में वहाँ पर छात्र रह रहे हैं और वहाँ पर तमाम दुश्वारियों में वो अपना जीवन जी रहे हैं। पढ़ाई भी करनी है
उन्हें मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर ठंड बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको भी उनको झेलना पड़ता है। और जहाँ पे हम गलियों में गए वहाँ पर सीवेज का पानी लगातार ऊपर से बह रहा है, कचरा वहाँ पर, गंदगी वहाँ पर फैली हुई है, लेकिन कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। और छात्रों का कहना है कि लगातार इस तरीके से जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, MCD है, वो लगातार लापरवाही बरतता है और इस कारण से ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है। आग जलने की घटना कुछ दिन पहले हुई थी। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, इसी में करीब 15 जून को बीती हुई वहां पर आग जलने की घटना हुई थी। हालांकि वहां से फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से वहां छात्रों को रेस्क्यू किया था, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। पानी बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी तय की जाए और तमाम तरह के जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए और कड़े कदम उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया अजीत, तपस और पराक्रम जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।